गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, कल जो हमने लास्ट में डिस्कशन किया था, एक बार मैं जल्दी से उसको रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि आज अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे अपन इक्वेशन ऑफ वेव लिखना सीखेंगे। बच्चों, इस डायग्राम में मैंने आपको सबसे पहली चीज एक्सप्लेन की थी, सोर्स की जो जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। किस मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है इस बात पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरा मैंने बताया था कि वन टाइम पीरियड में एनर्जी जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। या ऐसा भी बोला था कि दो सक्सेसिव पार्टिकल जो सेम फेज में हो उनके बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स पार्टिकल आधा ऑसिलेशन करता है तो एक पल्स हमें मीडियम में दिखाई देती है, और जब एक पूरा ऑसिलेशन करता है तो मीडियम में एक वेव बनती हुई दिखाई देती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। देन मैंने बताया था कि मीडियम के हर एक पार्टिकल को एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क इतना है कि कोई पहले एनर्जी गेन कर लेता है और किसी को एनर्जी बाद में मिलती है। तो ये सब अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होने की वजह से एक दूसरे से फेज में लीड या लैग कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों हमारे हो चुकी थी। हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वेव स्पीड। बच्चों, मैंने वेव स्पीड के लिए आपको बताया था दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, v equal to l lambda, that is distance covered by wave per unit time। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको क्या बोला गया है, देखिए वेव नंबर। बच्चों, वेव नंबर को अपन न्यू बार से डिनोट करते हैं जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए तो वेव नंबर का मतलब है कि 1 मीटर की लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है वो हमें काउंट करके बतानी है। जैसे कि मानकर चलिए कि बच्चों यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। और हमें बोला गया कि इस 1 मीटर में कुछ वेव्स प्रेजेंट है। हमें बोला गया काउंट करके बताइए वेव नंबर क्या है। तो ऑब्जर्व कीजिए, 1 मीटर लेंथ में इस समय दो वेव पैटर्न प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे टू वेव्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर। तो एग्जैक्टली जब भी आपसे वेव नंबर पूछा जाए तो इसका मतलब यह है कि 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करके बताइए। अब बच्चों हमें पता है कि लैम्डा मीटर की जो होती है वो एक वेव होती है जिसको अपन वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो 1 मीटर में अगर कैलकुलेट करें तो कितनी होगी, 1/λ। तो अगर हमसे पूछा जाए न्यू बार की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1/λ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया न्यू बार की इक्वेशन नोन एज वेव नंबर। और बच्चों वेवलेंथ मैंने अभी आते ही बताया और कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज नोन एज वेवलेंथ। तो बच्चों इसके अलावा जो हमारे पास वेव की क्वांटिटीज होती हैं जो हमें आनी चाहिए वो क्या क्या होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, फेज एंगल। तो ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसएचएम में, तो अगेन एंड अगेन मुझे एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल बेसिक है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। सॉल्व कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। सॉल्व करें से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हमें इनका इक्वेशन लिख देना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn। अब बच्चों देखिए ओमेगा का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है न्यू बार के साथ। तो देखिए ओमेगा तो इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो गया है, अब हमें लाना है न्यू बार जिसका मतलब होता है 1/λ। तो बच्चों 2π एक कांस्टेंट है, केवल n ही एक ऐसी टर्म है जिसको लैम्डा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने कल सीखा v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, v/λ। तो बच्चों ये हो जाएगा 2π v/λ। देखिए बच्चों 2π v जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनलिटी साइन से मैंने रिप्लेस कर दिया और 1/λ को अपन ने लिख दिया न्यू बार। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, दैट मींस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। बच्चों ऐसा ही एक बेसिक क्वेश्चन यहां दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताइए। जल्दी से सॉल्व करें।
A wave of frequency 500 hertz travels 600 meter distance between 2 points A and B in 3 seconds. Then find number of waves present between A and B. सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए इसे। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए। एक स्टेप में इसका आंसर आएगा। पहले मैं पूरा मेथड समझा दूं और फिर इसके बाद शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में देखिए, स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट की जा सकती है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो है 600 मीटर और टाइम लगा है उसको 3 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, 200 मीटर पर सेकंड, विच इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो लेमडा कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ v बाई एन, क्योंकि v बराबर एन लेमडा। तो v की वैल्यू 200 और n की वैल्यू कितनी है 500, तो ये हो गया 2/5 मीटर। अब बच्चों हमें वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर क्या होता है 1/लैम्डा, तो ये हो गया 1/2/5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। कई बार बच्चे अपना आंसर यहाँ 5/2 पर मार्क कर देते हैं, ध्यान रखें ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि न्यू बार का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, जबकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ए से बी के बीच की दूरी 600 मीटर है। तो 1 मीटर में अगर आपसे नंबर ऑफ वेव्स पूछी जाए, अगर 1 मीटर में आपसे नंबर ऑफ वेव्स पूछी जाए तो जरूर आप आंसर देंगे 5/2। पर हमसे 600 मीटर के अंदर पूछी गई है, तो हम क्या लिखेंगे 5/2 इंटू 600, तो ये हो जाएगी 1500 वेव्स, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मेथड 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों आज आते ही मैंने एक पॉइंट बोला था कि सोर्स पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन करता है तो मीडियम में एक वेव बनती है। हमने आते ही बात की नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पैटर्न, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पैटर्न। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में 500 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो एक सेकंड में 500 वेव्स बन रही होंगी। अब नोटिस कीजिए कि टोटल टाइम कितना दिया है 3 सेकंड। तो एक सेकंड में 500 ऑसिलेशन है, तो 3 सेकंड में कितने हो गए 1500 ऑसिलेशन। और 1500 ऑसिलेशन के लिए कितनी वेव्स बनेगी 1500, तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में 1500 ऑसिलेशन होंगे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1500 वेव्स। तो अपन डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए अपन डायरेक्टली उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है मेरी बात। चलिए बच्चों अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप इसको सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं उसके फिर रिस्पॉन्स करते जाएं। बच्चों देखिए, हेडिंग क्या लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। बच्चों सबसे पहली चीज, अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हैं तो आपको इसको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली वेव इक्वेशन और एसएचएम की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। बच्चों होता क्या है कि हम लोगों ने हेडिंग डाली है प्रोग्रेसिव वेव्स। बच्चों प्रोग्रेसिव वेव की कल डेफिनेशन मैंने बताई थी, ऐसी वेव्स जिसमें एनर्जी अनलिमिटेड मीडियम तक प्रोपोगेट कर रही है। तो जैसे जैसे अनलिमिटेड मीडियम में जो पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिलती जाएगी, सारे पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, और हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि अपन एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे। सबका एम्पलीट्यूड, सबका टाइम पीरियड, सबकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होगा। बस फर्क ये होगा कि जिसको एनर्जी पहले मिल गई वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, और जिसको एनर्जी बाद में मिलेगी वो बाद में स्टार्ट होगा, तो उनके फेज एंगल्स में डिफरेंस चलेगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ने का क्या फायदा है, हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों हमें ये तो चीज क्लियर है कि मीडियम का हर एक पार्टिकल सेम पैटर्न का ऑसिलेशन करेगा।
तो मानकर चलिए कि हमारा मीडियम जो है वो अनलिमिटेड है। अब मुझसे बोला गया कि यहां से 40 किलोमीटर दूर जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन बताओ, उसका टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसकी वेलोसिटी बताओ, उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो बच्चों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं उस 40 किलोमीटर दूर पार्टिकल के पास चलकर जाऊं और उस पार्टिकल की स्टडी करूं। हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना मीडियम अनलिमिटेड है, हर पार्टिकल के पास जाकर उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर एक तरीका बनाते हैं। हम क्या करते हैं, मीडियम में एक पार्टिकल की स्टडी कर लेंगे। मीडियम में एक पार्टिकल की स्टडी कर लेंगे, उसका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें, और मानकर चलेंगे कि जैसा ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वैसा मीडियम के सारे पार्टिकल परफॉर्म करेंगे। जैसा ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वैसा मीडियम के सारे पार्टिकल परफॉर्म करेंगे। बस फर्क ये होगा कि वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स का मोशन एक जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, जिस पार्टिकल को अपन ने स्टडी किया उसको अपन ने क्या बना लिया, रेफरेंस, और बोलेंगे कि जैसा ये मोशन परफॉर्म कर रहा है वैसा मीडियम के सारे पार्टिकल परफॉर्म करेंगे। अब चेक कीजिएगा, अपनी हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक वेव। बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब होता है ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के सभी पार्टिकल एनर्जी गेन करके एसएचएम करें। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के सभी पार्टिकल एनर्जी गेन करके एसएचएम करें, ऐसी वेव को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव। तो बच्चों अब नोटिस कीजिए कि यहां पर मैंने मान लिया वाई एक्सिस और यहां मान लिया अपन ने एक्स एक्सिस। और बच्चों जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हुई कुछ इस तरह से आ रही है, और मान लेते हैं कि वेव की वेलोसिटी कितनी है, v। अब हमने क्या किया कि यहां पर एक पार्टिकल कंसीडर किया ओरिजिन पे, दैट इज ओ। एक पार्टिकल कंसीडर किया ओ ओरिजिन पे, और जैसा मैंने बोला कि इस पार्टिकल की पूरी नॉलेज मैं ले लेता हूं, इसको मुझे रेफरेंस बनाना है। तो मैंने क्या किया, इस पार्टिकल का रेफरेंस बनाते हुए इस पार्टिकल की पूरी स्टडी कर ली कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो बच्चों जैसे ही पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा ये क्या करने लग जाएगा, एसएचएम ऑन द वाई एक्सिस लाइक दिस, और उसकी मीन पोजीशन क्या है, ओ, जैसा मैंने वहां पर मार्क किया है। तो बच्चों मैंने सबसे पहली चीज लिखी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ओ। तो अपने पास इक्वेशन आई ए साइन ओमेगा टी, ये अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ये पार्टिकल ओ के मोशन की इक्वेशन है। मैंने स्टडी कर लिया कि वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, दैट्स व्हाई वाई बराबर, इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहे हैं। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये तो आपका रेफरेंस पार्टिकल है, अब आप क्या कीजिए, इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल हैं सबकी स्टडी कीजिए। तो हर एक पार्टिकल के पास प्रैक्टिकली नहीं जाया जा सकता, तो हम क्या तरीका अपनाते हैं, चेक कीजिए। हमसे बोला गया कि यहां से x मीटर दूर, यहां से x मीटर दूर एक पार्टिकल है, p पार्टिकल, उसकी इक्वेशन बताइए, उसको स्टडी कीजिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज यहां पर आंसर दीजिए कि वेव को p तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं वो टाइम कितना लगेगा, t डैश, और टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, x बाय v। अब जैसे ही टी डैश टाइम बाद पार्टिकल p को एनर्जी मिलेगी, ये बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसा ओ ने किया है। तो बच्चों अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और यस और नो में जवाब दीजिएगा। बच्चों अब मुझे पार्टिकल p की इक्वेशन लिखनी है। मुझे किसकी लिखनी है, पार्टिकल p की इक्वेशन। और टी डैश क्या है, एनर्जी को o से p तक पहुंचने में जो समय लगा है वो क्या है, टी डैश। मुझे पार्टिकल p की स्टडी करनी है। तो बच्चों मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, से यस और नो, वो सही है कि नहीं है। पार्टिकल p एनर्जी गेन करके बिल्कुल वैसा ही मोशन करेगा, पार्टिकल p एनर्जी गेन करके बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसा टी डैश टाइम पहले ओ ने किया था। पार्टिकल p एनर्जी गेन करके बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसा टी डैश टाइम पहले ओ ने किया था। पार्टिकल p एनर्जी गेन करके बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसा टी डैश टाइम पहले ओ ने किया था। सभी को क्लियर है? तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल p, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल p। तो ऑब्जर्व कीजिए ये भी y के अलोंग एसएचएम करेगा, ये a साइन ओमेगा, और बच्चों t क्या है, एवर चेंजिंग टाइम। जिस टाइम पर भी आप पार्टिकल p को स्टडी कर रहे हो उस टाइम की वैल्यू यहां मार्क करोगे। तो अपन ने क्या बोला कि पार्टिकल p इस समय बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा, पार्टिकल p इस समय बिल्कुल वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा जैसा t डैश टाइम पहले o ने किया था। तो देखिए अपन ने क्या किया, इक्वेशन में माइनस टी डैश करके वापस से पार्टिकल ओ पे पहुंच गए।
ये सोचते हुए कि पी का मोशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओ ने इतने टाइम पहले किया था। तो एग्जैक्टली हमने ओ की हेल्प से पी की इक्वेशन लिख डाली। अब बच्चों इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को अंदर ले जाओ तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डैश को बच्चों क्या लिख सकते हैं, x बाय वी। अब देखिए यहां पर कुछ बेसिक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं जो आपके काम का है, आपको यूज में लेना है। बच्चों देखिए हमें यहां पर क्या क्या चीजें मिल गई कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले बच्चों देखिए ओमेगा बाय वी, ओमेगा को अपन बोलते हैं 2 पाई एन और वी को अपन बोलते हैं एन लैम्डा। तो n से n कैंसिल, तो ओमेगा बाई वी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। तो बच्चों ओमेगा बाई वी 2 पाई बाई लैम्डा को अपन नाम देते हैं k, और बच्चों k को अपन बोलते हैं वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट या फिर एंगुलर वेव नंबर, ये इसका नाम है। क्या नाम है इसका, एंगुलर वेव नंबर। अब बच्चों इसको अपन ने नाम दिया एंगुलर वेव नंबर। अब देखिए स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करने का तरीका क्या क्या हो गया, स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करने के तरीके। बच्चों अगर मुझे स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है तो स्पीड ऑफ वेव या तो सिंपली मैं एन लैम्डा से निकाल दूं, या फिर बच्चों अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ओमेगा बाय वी इक्वल टू के, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई के। क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई के। अब बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई जिससे स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जिसको भी जैसी भी वैल्यूज वहां पर मिल जाए उसके हिसाब से ये इक्वेशंस लगा देंगे। मैं दोबारा इसको बोलूंगा, चेक कीजिएगा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाई वी को अपन ने नाम दे दिया के, तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बच्चों इस इक्वेशन में ओमेगा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम, ठीक है, और k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। देख लीजिए आप ध्यान से, ओमेगा कौन है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम, और k कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों ये इक्वेशन ऑफ वेव दी गई है, आप स्पीड ऑफ वेव बताइए, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ टाइम और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो यानी कि ओमेगा बाई के का रेशो करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, वी। तो बच्चों अब यहां पर एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कई बार बच्चों का डाउट ये होता है कि सर व्हाट इज, ये इक्वेशन ऑफ वेव हमने निकाली, बच्चों का डाउट ये होता है कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ एसएचएम और इक्वेशन ऑफ वेव में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी ये शुद्ध रूप से एसएचएम की इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से मैं अलग अलग टाइम पर सिर्फ पार्टिकल ओ के मोशन की स्टडी कर सकता हूं। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं अलग अलग टाइम पर सिर्फ पार्टिकल ओ के मोशन की स्टडी कर सकता हूं, पर इस इक्वेशन ऑफ वेव की हेल्प से मैं एक ही टाइम पर या अलग अलग टाइम पर मीडियम के सारे पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकता हूं। चेक कीजिएगा तरीका क्या है। मानकर चलिए बच्चों ये अपना अनलिमिटेड मीडियम है और बहुत सारे पार्टिकल है, कोई x बराबर 1 पे है, कोई x बराबर 5 पर है, कोई x बराबर 100 पर है, कोई x बराबर 200 पर है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, ये जो 1, 500 और 200 लिखा है, ये क्या लिखे हैं, पार्टिकल्स के नाम जो जिस कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट है, जिस नाम से हम उसको पुकारेंगे। मुझसे बोला गया कि यहां से 200 मीटर दूर जो पार्टिकल है उसकी स्टडी करो, तो x बराबर 200 मीटर। तो बच्चों अब इनकी मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि t बराबर 10 सेकंड पर इन सबका डिस्प्लेसमेंट बताइए, t बराबर 10 सेकंड पर इन सबका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो अब एक ही टाइम पर मुझे सारे पार्टिकल्स को स्टडी करके बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ वेव की हेल्प लूंगा, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब टाइम की वैल्यू क्या दी है, 10 सेकंड, तो t की जगह रख दिया 10। अब मुझे जिस पार्टिकल को भी स्टडी करना है उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट रख दूंगा। मुझसे बोला गया x बराबर 5 का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 5। तो t बराबर 10 सेकंड पे x बराबर 5 का जो y डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 100 रख दूं तो t बराबर 10 सेकंड पे x बराबर 100 मीटर पे जो पार्टिकल है उसका y लोकेशन आ जाएगा। अगर मैं x बराबर 1000 रख दूं तो 1000 मीटर पे जो पार्टिकल है उसका t बराबर 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव हम एक ही टाइम पर मीडियम के सारे पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हैं, जबकि एसएचएम की इक्वेशन से एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्टिकल को स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो इक्वेशन केवल एक पार्टिकल के लिए स्पेसिफाइड होती है। पर वेव इक्वेशन से आप मीडियम के सारे पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो नोटिस किया इस इक्वेशन में, अब अगर यही इक्वेशन, बच्चों आंसर दीजिए कि प्रोपोगेशन कहां चल रहा था, प्रोपोगेशन जो था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, है ना। आपने नोटिस किया
कि हम लोगों ने वेव आगे की तरफ चलती हुई मानी थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जब वेव पॉजिटिव में जा रही थी तो इक्वेशन में क्या आया, माइनस के एक्स। तो अब आप खुद ही अंडरस्टूड है कि अगर वेव नेगेटिव में जाएगी, देखिए वेव पॉजिटिव में जा रही है तो माइनस साइन आ रहा है, और वेव अगर नेगेटिव में जाएगी तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो मैं यहां पर एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूं, चेक कीजिए कि मान लीजिए कि हमारी वेव जो होगी वो अगर इस तरह से जा रही होती, अगर इस डायरेक्शन में जा रही होती v वेलोसिटी से, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती वो होती y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव होती इफ इट इज प्रोपोगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब बच्चों यहां पर इक्वेशन ऑफ वेव पहचानने का तरीका सुने। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये रही वेव इक्वेशन, पहचान करके बताओ कि ये इक्वेशन ट्रांसवर्स वेव की है या फिर लॉन्गिट्यूडनल की। तो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन में देखिए y क्या है, y कौन है, VOP। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे वो y डायरेक्शन थी, तो y क्या हो गया, VOP। और x क्या है बच्चों, DOP, क्योंकि एनर्जी जो है वो x एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो x क्या है, DOP। और आपको पता है y और x एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर y और x एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट मींस VOP इज परपेंडिकुलर टू DOP। दैट मींस ये जो इक्वेशन मैंने निकाली है वो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है। और अगर मुझसे पूछा जाता कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन कैसी होती, तो लॉन्गिट्यूडनल इक्वेशन में अपने पास क्या होती, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के वाई, मतलब LHS में भी y और RHS में भी y, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन DOP के अलोंग होते हैं। तो जब जब LHS और RHS में सेम वैल्यूज दी हो, y y x x z z, तो इसका मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल है। और जब x y y z z x एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाली टर्म दी हो तो मतलब वो ट्रांसवर्स है। बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए किसी भी इक्वेशन को देकर कि बताइए कि ये वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो जरा गौर कीजिएगा, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि जब भी ओमेगा टी और के एक्स, ध्यान से देखो बच्चों, जब भी ओमेगा टी और के एक्स इन दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, जब भी ओमेगा टी और के एक्स इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसका मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जब जब ओमेगा टी और के एक्स के साइन एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर दोनों के साइन सेम हो, देखिए ओमेगा टी और प्लस के एक्स दोनों के साइन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उस स्थिति में आप बोलोगे द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि व्हेन ओमेगा टी एंड के एक्स इन दोनों के साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तो उस केस में वेव प्रोपोगेटिंग, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों डीओपी करके, डीओपी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और व्हेन ओमेगा टी एंड के एक्स हैव सेम साइन माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो उस केस में डीओपी इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, या नेगेटिव डायरेक्शन कर देते हैं, एक्स फिक्स नहीं है ना, क्योंकि अपन किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर देते हैं इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसा मैंने लिख दिया। तो बच्चों इन बातों को अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा वेव की देखिए बच्चों और कौन कौन से फॉर्मेट्स आपको क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करके दिए जा सकते हैं। बच्चों देखिए हमने पढ़ा y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों इसी इक्वेशन को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखें, ओमेगा को 2 पाई एन कर सकते हैं, तो 2 पाई मैंने बाहर निकाल दिया और एन को लिख दिया 1 बाई टी। के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई को बाहर निकाल दिया तो लैम्डा पहुंच गया नीचे। या फिर बच्चों जो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी ए साइन ओमेगा टी माइनस टी डैश को क्या लिखा था, एक्स बाई वी। तो बच्चों जब भी किसी भी फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दे दी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब वेव की ही फॉर्मेट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एसएचएम की इक्वेशन और वेव की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों एसएचएम की इक्वेशन अगर मैंने ऊपर लिखी थी, देखिए ये वाली, तो इसमें y इज द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, ये केवल टाइम का फंक्शन होती है। जबकि वेव इक्वेशन क्या होती है, टाइम और x दोनों का फंक्शन होती है। तो इसलिए अपन यहां पे लिख सकते हैं कि जो वेव इक्वेशन होती है y इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बोथ, क्योंकि आप टाइम भी वहां पर वेरी कर रहे हो और मीडियम के पार्टिकल्स के एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहे हो। जबकि एसएचएम की इक्वेशन में सिर्फ टाइम वेरी करता है, पार्टिकल तो फिक्स रहता है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, पर वेव इक्वेशन में टाइम भी वेरी कर रहा है और मीडियम के पार्टिकल्स की एक्स लोकेशन भी अलग अलग प्लेस करके आप उनकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो बच्चों ये था वेव इक्वेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया।
अब इसकी हेल्प से हमारे क्या क्या क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, सॉल्व कीजिए। अपने पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 10 साइन 200 पाई टी माइनस पाई बाई 9x। यहां पे लिख देते हैं x एंड y इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड। सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर्स अपन मैच करते हैं। कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो सीखा उसमें हर एक चीज कैलकुलेट करना है। हो गया। चलिए बच्चों, y और x दिया है। देखिए y और x दिया है, इसका मतलब y और x एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेचर ऑफ वेव तो अपने को वैसे ही पता चल गया कि ये कैसी होगी, ट्रांसवर्स वेव। अब बच्चों कंपैरिजन कीजिए, तो एम्पलीट्यूड 10 नजर आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू 200 पाई है और k की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 9। तो हमें क्वेश्चन में बी सेक्शन में एम्पलीट्यूड पूछा गया तो आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर, और सी सेक्शन में अपने से ओमेगा पूछा गया तो वो है 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद अपने से टाइम पीरियड पूछा गया है, तो बच्चों ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ये है 200 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहां से पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/100 सेकेंड। ये आ गई टाइम की वैल्यू। इसके बाद हमसे वेव स्पीड पूछी है, तो बच्चों वेव स्पीड v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई के। टाइम के कोफिशिएंट को ओमेगा यानी कि 200 पाई, और x के कोफिशिएंट को k यानी कि पाई बाय 9, तो पाई से पाई कैंसिल, तो स्पीड हो गई 1800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद बच्चों f सेक्शन में अपने से वेवलेंथ पूछी है, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 9, और k को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू पाई बाय 9। पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। और लास्ट में अपने से वेव नंबर पूछा गया है, तो वेव नंबर हो गया 1 बाई लैम्डा, तो ये हो गया 1 बाई 18 वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये इस क्वेश्चन के सभी आंसर्स हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, सिर्फ कंपैरिजन करना था, बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों। ये ऑलरेडी मैं आपको एसएचएम में करवा चुका हूं, सॉल्व करें इसको। y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 साइन 60 माइनस 3x। सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के। ओमेगा इज 6, के इज 3, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब यूनिट में अपन मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। और बच्चों मैंने एसएचएम में क्या बताया था, जो साइन का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ये साइन का कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों इस इक्वेशन में बताइए, सबसे पहले जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, फिर एक और तीसरा क्वेश्चन में लिखूंगा। बताइए जल्दी से, फाइंड आउट विच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो बच्चों बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। उसका रीजन, y और z परपेंडिकुलर है। बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि दोनों तरफ LHS में भी x है और RHS में भी, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब बच्चों एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, बताएंगे। इक्वेशन है y बराबर a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आंसर दीजिए,
वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? डीओपी बताइए। आई मीन पॉजिटिव में प्रोपोगेट कर रही है या नेगेटिव में? मैंने क्या बताया था, जब ओमेगा टी और के एक्स दोनों के साइन सेम हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। किस में प्रोपोगेट कर रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। और जब दोनों साइन अपोजिट हो, एक प्लस और एक माइनस, तो इसका मतलब प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अ प्रोग्रेसिव वेव is represented by the equation y equal to 0.25 cos 2 pi t minus 2 pi x. Find the equation of a wave is with double the amplitude and half frequency but traveling in opposite direction. Opposite direction में travel कर रही है, amplitude उसका double हो चुका है, पर frequency उसकी half हो गई है। Solve करें। बिल्कुल k चेंज होगा, क्योंकि हमने मीडियम चेंज नहीं किया। मीडियम चेंज नहीं किया तो स्पीड फिक्स रहेगी। स्पीड फिक्स रहेगी तो n और लेमडा का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आप फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रहे हो, तो v को सेम रखने के लिए लेमडा में चेंज होगा, क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। नहीं, देखिए नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0.5 डबल, ये नया एम्पलीट्यूड है। ठीक है। नई फ्रीक्वेंसी अगर देखें बच्चों, तो पुरानी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो कितनी थी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई। अब अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो 2 पाई की जगह क्या रह जाएगी, ओनली पाई। अब बच्चों देखिए, हमें पता है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा। सिंस कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि मीडियम चेंज हुआ है, तो मीडियम सेम है, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा v फिक्स रहेगा। तो v अगर फिक्स है मतलब n और लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इफ फ्रीक्वेंसी हाफ। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो इसका मतलब लैम्डा जो हो गया वो कितना हो जाएगा, डबल। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो बच्चों के डैश, नया जो के डैश होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा डैश। कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा डैश। अब बच्चों लैम्डा जो हो गया है वो डबल हो चुका है। लैम्डा जो है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो के डैश की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से के डैश की वैल्यू सिंपली क्या निकल कर आएगी, ओनली पाई। क्योंकि पहले कितनी थी, 2 पाई, तो अब क्या हो जाएगी, पाई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 0.5 कॉस ओमेगा की वैल्यू पाई टी, के की वैल्यू पाई इंटू एक्स, और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। पहले डायरेक्शन नेगेटिव अपने को मार्क किया है, मतलब पार्टिकल जो वेव थी वो पॉजिटिव में प्रोपोगेट कर रही थी, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में अब आ रही है मतलब वेव नेगेटिव में आ रही है, इसलिए अपन ने साइन क्या लगा दिया, पॉजिटिव। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि के की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी सेम। वेलोसिटी सेम बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी लिखा है तो वो नॉर्मल ही होगी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म एंगुलर वर्ड वहां पर लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कर पाएंगे आप सभी?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी जब आप खोलते हैं तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, बेटा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, और फ्रीक्वेंसी हो गई हाफ n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा कितना रह गया, सिंपली पाई। ठीक है, v इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि मीडियम चेंज करके वेव गई है, तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक वेलोसिटी फिक्स रहेगी। ठीक है, यस। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि e की पावर इंफिनिटी जो होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, e की पावर माइनस इंफिनिटी अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बच्चों इसी तरह से log 0 है तो या इंफिनिटी है तो वो भी कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी से इंफिनिटी ऐड करो या इंफिनिटी से इंफिनिटी सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या बचता है, इंफिनिटी। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस अपन कैसे, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे इनको, वो समझे। बच्चों नोटिस कीजिए, हमारे पास ये इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। बच्चों देखिए कई बार बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे सोच लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ वेव में हमको पढ़ाया गया था कि इक्वेशन ऑफ वेव इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, तो हमको देख के बोल देते हैं कि बताओ ये इक्वेशंस जो दी है वो एक्स और टी का फंक्शन है, तो बताओ ये ट्रैवलिंग वेव्स है कि नहीं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर एक्स और टी देखकर मार्क कर देते हैं कि ट्रैवलिंग वेव है या नहीं। तो बच्चों ट्रैवलिंग वेव को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, उसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों मैंने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में, उसकी डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि ट्रैवलिंग वेव वो होती है जो अनलिमिटेड मीडियम तक फाइनाइट स्पीड से प्रोपोगेट करती है विद फाइनाइट एम्पलीट्यूड। मतलब आप मीडियम के किसी भी कोऑर्डिनेट पर और टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर, मीडियम के किसी भी कोऑर्डिनेट पर और टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर अगर मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट या वेव का एम्पलीट्यूड निकालें तो वो हर वक्त फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड की कभी भी ट्रैवलिंग वेव नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ वेव होगी, इक्वेशन ऑफ वेव होगी, इक्वेशन ऑफ वेव लेट अस कंसीडर वो होगी y बराबर फंक्शन ऑफ x एंड t। तो हमें क्या करना है, पुट x और t की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी और t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ये बारी बारी से इक्वेशन में तीनों वैल्यूज रख के देखना है। एक बार इक्वेशन में x और t की जगह 0 0 रखो, फिर रखो इंफिनिटी इंफिनिटी, फिर रखो माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इन तीनों वैल्यूज को प्लेस करने पर y की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं आनी चाहिए। इन तीनों वैल्यू को रखने पर y की वैल्यू इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए। एक सिंगल वैल्यू पे भी, इन तीनों में से एक सिंगल वैल्यू पे भी अगर y की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई मतलब वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो अपने को ये तीनों वैल्यूज बारी बारी से चेक करके वहां पर सॉल्व करना है कि एक सिंगल वैल्यू पर भी इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर एक सिंगल वैल्यू पे भी इंफिनिटी आ गया इसका मतलब यह हुआ कि वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है। वाई क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वही वेव का भी एम्पलीट्यूड होगा। तो देखिए अगर मैं इन इक्वेशंस में प्लेस करके देखूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली इक्वेशन बच्चों x और t की जगह अगर मैं 0 0 रखूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 हो सकती है ना, एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है। पर अगर मैं x और t की जगह इनफाइनाइट रख दूं, तो सोच के देखें, अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो इंफिनिटी और इंफिनिटी अगर मैं रख दूं तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब y बराबर इंफिनिटी आ गया, मतलब ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। नीचे इस इक्वेशन में रख के देखो बच्चों, इस इक्वेशन में रख के देखो कि अगर मैं z की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 रख दूं तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा कितना, 1/3। पर अगर मैं z और t की जगह इनफाइनाइट रख दूं बच्चों, क्या रख दूं, इनफाइनाइट, तो बच्चों यहां पर अगर अपन इनफाइनाइट रख दें तो अब आपको चेक करना है कि ये ट्रैवलिंग वेव है या नहीं। और इसी तरह से z और t की जगह आपको क्या रखना है, नेगेटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी। तो शर्त यह है कि y बराबर 0 नहीं आना चाहिए, y बराबर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो बच्चों चेक कीजिए क्या किसी भी वैल्यू पे y बराबर इंफिनिटी आ रहा है,
क्या किसी भी वैल्यू पे y बराबर इंफिनिटी आ रहा है, वो आपको चेक करना है। इसी तरह से सी सेक्शन, बच्चों t और x की जगह 0 0 रख दो तो log 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये भी ट्रैवलिंग वेव नहीं है। इसके बाद बच्चों ये वाली इक्वेशन, ये तो दिख ही रहा है ट्रैवलिंग वेव, अभी अभी अपन ने प्रूव किया। बच्चों ई सेक्शन को आप सॉल्व कीजिए, अपन इसको भी क्रॉस कर देते, ये भी ट्रैवलिंग वेव नहीं है, कारण क्योंकि x और t की जगह 0 0 रख दो तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। f में x और t की जगह 0 0 रख दो तो x भी 0 t भी 0 तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब x की वैल्यू 0 t की वैल्यू 0 रखने पर ये इनफाइनाइट पहुंच गया, मतलब ये भी ट्रैवलिंग वेव नहीं है। पर अब आपको सभी को दिया जा रहा है ई सेक्शन सॉल्व करने के लिए, y बराबर e की पावर माइनस x माइनस वीटी का होल स्क्वायर आपको चेक करना है। फर्स्ट वाले में इंफिनिटी कैसे हो गया, x और t की जगह इनफाइनाइट रख दो तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, y बराबर e की पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस वीटी का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए इसे। आप इसको सॉल्व करोगे तो x और t की वैल्यू 0 0 रखो, फिर इंफिनिटी इंफिनिटी रखो, और फिर माइनस इंफिनिटी रखो। हर बार y की वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट आएगी, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। तो बच्चों ये आपको करके देखना है, मैंने आपको कंडीशंस बता दी कैसे सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ूंगा, आप सबको करना है। क्या करना है, x और t की जगह एक बार रखना है 0 0, इंफिनिटी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। इन वैल्यूज को रखने पर बेटा खुद भी थोड़ा सा ट्राई किया कीजिए यार, x की जगह माइनस इंफिनिटी और v की जगह भी अपन t की जगह भी क्या रख दिया, माइनस इंफिनिटी और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो y बराबर क्या बचेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0। पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अंदर क्या हुआ, अगर अपन अंदर देखें तो अंदर इंफिनिटी ऑपरेशन आ रहा है, क्लियर। बेटा होमवर्क का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन कल ही होगा, है ना। अगर मैं सारे यहां पर होमवर्क के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आप एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सी सेक्शन में t और x की जगह 0 0 रख दो तो log 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 बन गया। इसी तरह से अगर आप ई सेक्शन में यहां पर 0 0 प्लेस कर दो तो चेक कीजिएगा y बराबर e की पावर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो किसी की भी पावर अगर 0 कर दी जाए तो वो क्या हो गया, 1, मतलब y इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। और लास्ट में अगर आप रख दें y बराबर e की पावर x की जगह प्लस इनफाइनाइट और t की जगह भी प्लस इनफाइनाइट और ऊपर से लगा दें होल स्क्वायर, तो एट लास्ट ये वापस से e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि 0 बन गया। आपने नोटिस किया तीनों ही वैल्यू रखने पर कभी भी y इनफाइनाइट नहीं पहुंचा, इसका मतलब e जो है वो एक वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। तो मैंने आपको तरीका बताया, आप सारी कंडीशन सॉल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप चीजें क्लियर होंगी। पर मैथमेटिकली सारी वैल्यू एक एक करके प्लेस कीजिएगा। हमने सीखा किसी एक सिंगल वैल्यू पर भी y बराबर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इतना सा कॉन्सेप्ट है। बस इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपके लिए इसको हैंडआउट में भेजूंगा। तो 6 क्वेश्चंस है, आप एक एक करके देखोगे तो प्रैक्टिस भी होगी और मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं तो आप सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सॉल्व करो जल्दी से। A tuning fork produces wave of frequency 500 Hz. If a speed of sound wave in air is 300, then find distance covered by wave when tuning fork completes 60 vibrations. Tuning fork completes 60 vibrations. Solve करें। 60 vibrations में wave कितनी distance cover करेगी, prove करना है। बहुत बढ़िया बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड दी है, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कितना होगा, v बाई एन। v की वैल्यू 300, n की वैल्यू 500।
तो ये कितना हो जाएगा 3/5 मीटर। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया ट्यूनिंग फॉर्क जितनी देर में 60 वाइब्रेशन करेगा उतनी देर में वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं कि एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल टी। तो 60 वाइब्रेशंस में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 60 इंटू टी, यानी कि 60 टाइम पीरियड। तो सीधे शब्दों में क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो बच्चों वी ऑल्सो नो दैट कि एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है लेमडा। तो 60 टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी 60 लेमडा। मतलब इस क्वेश्चन में सीधे शब्दों में 60 लेमडा हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों टोटल हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस जो कि 60 लेमडा के बराबर होगी। लेमडा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3/5, तो 12 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 36 मीटर। और वैसे भी हमें पता है 60 वाइब्रेशंस है तो 60 वेव बनी होंगी, और 60 वेव मतलब 60 लैम्डा। तो डायरेक्टली भी अपन अप्रोच कर सकते थे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हम कैसे उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कीजिए। In a transverse progressive wave, the distance between successive crest and trough is 4 centimeter, and the distance between crest and trough at the same place is 1 centimeter. Then, if time period is 0.4, then write equation of wave. अब बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो अपन मानकर चलेंगे द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए। नहीं हुआ सॉल्व। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले देखिए सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये क्रेस्ट और ये क्या हो गया ट्रफ। बच्चों क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस होती है लेमडा, ट्रफ से ट्रफ तक की डिस्टेंस होती है लेमडा। पर अगर पूछा जाए क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है लेमडा/2, और ये वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर दी है। तो लेमडा कितना हो गया यहां से 8 सेंटीमीटर। लेमडा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों लेमडा हमें पता चल गया, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई लेमडा। तो ये हो गया 2 पाई बाई 8। तो के की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास पाई बाई 4। ये हो गया के की वैल्यू। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्रेस्ट एंड ट्रफ एट द सेम प्लेस। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। मानकर चलो बच्चों ये रस्सी है और रस्सी के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और मान लीजिए वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल जब ऊपर गया तो रस्सी कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हुए ऊपर गया तो रस्सी कुछ ऐसी हो गई जैसा मैंने बताया है। अब बच्चों पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो रस्सी कोई परमानेंटली ऊपर थोड़ी ना हो जाती है। पार्टिकल अब एक्सट्रीम से नीचे भी आएगा। तो पार्टिकल मीन से जब एक्सट्रीम गया तो रस्सी ऊपर हो गई, एक्सट्रीम से मीन आएगा तो रस्सी कैसी हो जाएगी बच्चों बिल्कुल फ्लैट। और जब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा तो रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ एट द सेम प्लेस। इसको क्या बोलेंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ एट द सेम प्लेस। मैंने बोला कि पार्टिकल मीन छोड़ के एक्सट्रीम गया तो रस्सी ऊपर हो गई, एक्सट्रीम से मीन आया तो रस्सी फ्लैट हो गई, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम आया तो रस्सी उसी जगह पर नीचे पहुंच गई, और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन आएगा तो रस्सी वापस से फ्लैट हो जाएगी। तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन क्रेस्ट एंड ट्रफ एट द सेम प्लेस। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a, जिसकी वैल्यू अपने को 1 सेंटीमीटर दी है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हाफ। ओमेगा निकाल सकते हैं अपन 2 पाई बाई टी से। टाइम पीरियड अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है 0.4। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 5 पाई। कितना हो जाएगा 5 पाई। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बच्चों एम्पलीट्यूड है 0.5, साइन ओमेगा की वैल्यू है 5 पाई, और k की वैल्यू हम लोगों ने निकाली पाई बाई 4 इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन। और यूनिट किस में होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सारी चीजें एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिया है।
तो अगर आपने सॉल्व किया तो सबके आंसर सही है और अच्छी बात है। पाई बाई 4 इंटू एक्स और आएगा मनन, आपने जब सॉल्व किया। तो सेम प्लेस का मतलब क्या है, वो चीज हमको मेनली डिस्कस करनी थी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों। In a transverse progressive wave, the distance between fifth crest and the ninth crest is 28 centimeter. If time taken by wave to travel from fifth to ninth crest is 3 seconds, then find speed, frequency and wavelength of wave. Try कीजिए। Speed, frequency and wavelength of wave. बच्चों देखिए, हमें फिफ्थ क्रेस्ट और नाइन्थ क्रेस्ट दिया है, तो काउंट करते हैं। ये तो हो गया अपने पास फिफ्थ, और 6, 7, 8 और 9 ये हो गया अपने पास नाइन्थ क्रेस्ट। इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों अपने को 28 दी है। तो बच्चों ये क्या है, लेमडा, ये भी क्या है लेमडा, ये भी क्या है लेमडा और ये भी क्या है लेमडा। तो ओवरऑल ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 लेमडा। तो बच्चों 4 लेमडा की वैल्यू हमें 28 सेंटीमीटर दी है, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में पहला आंसर। अब हमसे पूछा गया टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल फ्रॉम फिफ्थ टू नाइन्थ क्रेस्ट इज 3 सेकेंड। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करें तो स्पीड निकाली जा सकती है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों डिस्टेंस जो कवर की वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो स्पीड हो गई 28/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा। तो v की वैल्यू हमने निकाली 28/3 और लेमडा की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 4/3 हर्ट्स। तो ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है बच्चों, चेक कीजिए आप लोग अपने आंसर्स। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों सिंपल सा केस था। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, ये है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। बच्चों ये जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा यूज आपको कब आएगी, जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो सकता है वेव ऑप्टिक्स में आपने ये इंटरफेरेंस वाली टर्म से डिस्कशन कर लिया हो, आपने पढ़ लिया हो इसको। तो अपन वही चीज यहाँ पर रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, और जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी तो हम लोग इसको यूज करते जाएंगे। बच्चों सबसे पहले बताएं, अगर ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैं इसमें सिर्फ रिलेशन लिख देता हूं, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इसको अपन डिराइव करेंगे। जल्दी से बताएं कि आप इसको पढ़ चुके हैं क्या, रिलेशन को अपन फिर डायरेक्टली यूज करें। पढ़ चुके हैं क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं? ऐसा कैसे हो सकता है, आधे बच्चों का वेव ऑप्टिक्स हो गया और आधों का नहीं हुआ? ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। चलो समझे बच्चों, इसको ध्यान से समझे। बच्चों ये पूरी वेव दी गई है ना, और इस पूरी वेव में, चलिए ठीक है अपन पढ़ लेते हैं इसको। बच्चों देखिए, पूरी वेव में अगर हम लोग बात करें कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस क्या होता है, इसको हमें सीखना है। बच्चों आप नोटिस कीजिए,
कि हमारे पास एक ये पूरी मीडियम है जिसमें एक एनर्जी या वेव प्रोपोगेट कर रही है। अब ऑब्जर्व कीजिए कि जब वेव इसमें प्रोपोगेट करेगी तो हो सकता है कि एक पार्टिकल x बराबर 1 मीटर पे हो और एक पार्टिकल x बराबर 9 मीटर पे हो। दोनों पार्टिकल्स की लोकेशन में अंतर है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपसे पूछा कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 8 मीटर, जिसको अपन डेल्टा लेमडा से बच्चों डिनोट करेंगे या डेल्टा एक्स से इसको अपन डिनोट कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस। अब बच्चों सोच के बताइए कि अगर एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, 1 मीटर को, और फिर किसको मिलेगी, 9 मीटर को। तो एनर्जी मिलने का भी टाइम गैप होगा इनके बीच में। तो जिस टाइम गैप में इनको एनर्जी मिलेगी वो क्या कहलाएगा, टाइम डिफरेंस। और बच्चों जिसको एनर्जी पहले मिलेगी वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, और 9 मीटर वाले को एनर्जी बाद में मिलेगी तो वो बाद में स्टार्ट होगा। तो इनके बीच में फेज का भी डिफरेंस रहेगा। जो पहले स्टार्ट हो गया वो ज्यादा ऑसिलेशन कर चुका होगा, जो बाद में स्टार्ट हुआ उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होंगे, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस भी होगा। तो यहां क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सुनो। आज तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम इनफ अब बचा नहीं है, पर मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको जरूर बता रहा हूं, तो कल अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपने को क्वेश्चन कैसे होंगे कि मीडियम में दो पार्टिकल्स हैं जो 8 मीटर दूरी पे रखे हैं, बताओ एनर्जी पहुंचने में टाइम डिफरेंस उनके बीच में कितना रहेगा। या क्वेश्चन ऐसा होगा कि मीडियम में दो पार्टिकल हैं जो 8 मीटर के गैप पे हैं, बताओ उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। या फिर क्वेश्चन होगा कि मीडियम में दो पार्टिकल ऐसे हैं कि उनको एनर्जी पहुंचने का टाइम डिफरेंस 4 सेकंड है, तो बताओ उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रहा होगा या उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहा होगा। या क्वेश्चन होगा कि मीडियम में दो पार्टिकल्स हैं जिनका फेज डिफरेंस 2 पाई है या फेज डिफरेंस 11 पाई बाय 4 है, तो बताओ वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे या उनके बीच में कितने का टाइम गैप रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। क्या जो मैंने क्वेश्चन बोले वो पैटर्न आपको समझ आया? क्या जो मैंने क्वेश्चंस आपको अभी अभी बोले, क्या वो पैटर्न आपको समझ में आया? ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को अपन जब सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों अब आज तो इसको मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इसको अपन कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में यानी कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं आपको हैंड आउट भेज देता हूं और लिंक में उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप एक बार हैंड आउट रिसीव करें। लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मैं उसका फिर आपको दूसरा वर्ड फाइल भेज दूंगा, तो वो क्लिक हो जाएगा। अभी आप हैंड आउट ले लीजिए, मैंने भेज दिया। मैं उसकी वर्ड फाइल बना के आपको भेज देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको कल आते ही शेयर कर दूंगा।